हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने वाले फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ के जो केस में पढ़ा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होते थे, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते थे। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होता था। तो इन सब चीज़ों को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन एक तरह का ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर रखी हुई है, उसको जब हम खिसकाने की कोशिश करते हैं तो खिसकता है, कभी कभी नहीं खिसकता है। तो जब किसी चीज़ को हम खिसकाने की कोशिश करते हैं किसी भी फ्लोर पर या किसी भी तरह के सरफेस पे, तो वो उसका जो सरफेस के साथ जो उस बॉडी का कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट की वजह से उसको खिसकाने में हमें दिक्कत आती है। तो बेसिकली ये दिक्कत आती क्यों है? ये दिक्कत इसलिए आती है कि जब किसी भी बॉडी को सरफेस पर हम इस तरह से पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो फ्रिक्शन अप्लाई होता है। यानी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है जो पैरेलल टू द सरफेस काम करता है। यानी कांटेक्ट फोर्स का, इसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल वर्क करता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन। बेसिकली कांटेक्ट फोर्स में हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह भी काम करता है। ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है। जैसे किसी भी सरफेस पर कोई बॉडी रखी रहती है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करता है। जब उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो किसी भी बॉडी का जो मॉलिक्यूलर जो पार्ट होता है वो सरफेस के मॉलिक्यूल से आपस में इंटरलॉक हो जाता है इस तरह से, यानी कि इस तरह से इंटरलॉक हो जाता है। इसको खिसकाने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन खिसकता नहीं। ये इंटरनली होता है, ये इंटरनली है, ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन इसका क्या कंसीक्वेंस होता है कि वो बॉडी फोर्स लगाते तो ज़रूर है लेकिन वो खिसकता नहीं। तो ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करे उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स जैसे मैं इस पर डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा एक सरफेस है, इस पर ये बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी को जब हम इधर खींचते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, चूंकि ये सरफेस हमारा रफ है, जिस सरफेस पर रखा गया ये हमारा रफ सरफेस है। इससे पहले जो पढ़ते थे उसमें कहा था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि उसमें किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, नहीं के बराबर है। लेकिन वो एक आइडियल कंडीशन था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, ये सरफेस रफ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है कैसे, इसको देखना चाहिए। जब हम किसी न्यूटन्स लॉ में जब उस बॉडी पर लगने वाले जब फोर्स को दिखाते हैं तो फोर्स को हम किधर दिखाएंगे? जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा हम उसको किधर दिखाएंगे? तो उसको जो हमेशा दिखाया जाता है ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि अगर उस बॉडी की टेंडेंसी जिधर भी मोशन करने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे इस बॉडी का जो टेंडेंसी है इस तरफ भागने की है तो इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा इस तरफ करेगा, फ्रिक्शन इस तरफ वर्क करेगा। अब फ्रिक्शन को हम ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा ये बात की बात है, उसके वैल्यू को हम निकालेंगे, उसके डेफिनेशन से निकालेंगे। क्योंकि फ्रिक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी होता है। फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जो हमारा सरफेस इस तरह से होता है, इस तरह से जो होता है, ये हमारा जिस पर किसी बॉडी को रखा गया है उसके सरफेस का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो इस तरह का होता है। और ये इस बॉडी जो इस पर रखा गया है तो इस बॉडी का जो पार्ट इसमें फंसेगा वो ये वाला पार्ट हो सकता है। ये ऐसे पार्ट फंस जाता है ना, इंटरलॉक हो जाता है आपस में, तो नहीं भागता है। तो जब बॉडी, क्योंकि बॉडी सरफेस को पूरी तरह से टच नहीं करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो बॉडी सरफेस को पूरी तरह टच नहीं करती है। तो ये बॉडी अगर माना कि इस सरफेस को टच किया तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन मान लेते इस तरह से होगा, किसी सरफेस इस तरह से होगा, किसी सरफेस पर इस तरह से होगा। जब इस नॉर्मल रिएक्शन को जब हम, ये बेसिकली ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है, इस कांटेक्ट फोर्स को जब हम ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं वेक्टोरियली,
तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनता है वही हमारा फोर्स होता है फ्रिक्शन। और जो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स का ही हमारा रिजॉल्विंग फॉर्म है नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। हमारा मेन मुद्दा है फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि फिजिक्स का एक ही मकसद होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, आप जो उसके पीछे का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको फ्रिक्शन का समझ में आ गया, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो यू आर द मास्टर इन योर फील्ड, आप फिजिक्स के मास्टर हो गए। अगर बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको सारी थ्योरी भी समझ में आती है, फिजिक्स में जो उसका जो मेन फंडामेंट है वो भी समझ में आता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है किसी भी सवाल पे, किसी भी क्वेश्चन पे, तो उसको नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि फंडामेंटली तो आप क्लियर हैं, लेकिन अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर कम है। तो अप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी पैदा होगा आपको क्वेश्चन बनाने से पैदा होगा। सबसे पहले उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है उसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, किधर लगता है। अगर ये सब सारा चीज़ होता है, जब बस उसको हम क्वेश्चन पर अप्लाई करें, अगर ये एप्लीकेशन आप जानते हैं, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, तो आप समझिए उस फील्ड के मास्टर हो गए। तो मैं आपको सबसे पहले जो इसका फंडामेंटल है, इसकी ये फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा इस बोर्ड पे। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल में अप्लाई करके दिखाऊँगा। जब हम न्यूटन्स लॉ में जब फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम FBD बनाते थे। किसी भी ब्लॉक पर लगने वाला जो इंडिविजुअल जो फोर्स था, सबको हम उस फोर्स पर डिनोट कर दिखाते थे। अभी हम उसमें एक फोर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो जब सवाल बनाएंगे तो हम उस पर देख लेंगे। तो सबसे पहले तो अब तो ये हो गया कि ये फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब फ्रिक्शन होते कितने टाइप के हैं? तो फ्रिक्शन होते हैं बेसिकली दो टाइप के। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब वर्क करेगा, ये बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, स्टैटिक या डायनामिक, ये क्या चक्कर है यार, स्टैटिक को अलग पढ़े फिर काइनेटिक को अलग पढ़े, ये क्या चक्कर है। तो स्टैटिक और डायनामिक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, स्टैटिक तब तक वर्क करता रहता है जब तक इसमें जो इस ब्लॉक है, किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं, जब तक ये खिसकता नहीं है, ऐसा उसको खींच रहे खिसक नहीं रहा, तब तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता रहता है। खींच रहे हैं तो एक बार जब खिंचा जाता है, तो जब चल रहा होता है, तो उस वक्त में काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे अभी मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये खिंचा नहीं रहा है, ये खींचने के कगार पर है, ये खिंचा नहीं रहा है। लेकिन एक ऐसा वैल्यू आएगा जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक कर जाएगा, तो अब ये चलने लगेगा, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा हम सबको निकालेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में तो पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसे काम करता है। डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में वर्क करेगा, या टेंडेंसी ऑफ मोशन, जिस तरह पे लगेगा कि मोशन के, जैसे माना कि कोई मैं इंक्लाइन सरफेस का बना रहा हूँ, सपोज ये, तो जब इंक्लाइन सरफेस पर कोई ब्लॉक ऐसा रखा हुआ, ये सरफेस हमारा रफ है, ये हमारा इंक्लाइन सरफेस हमारा रफ है, तो इस पर जो इसकी जो टेंडेंसी है नीचे आने की है, ऐसा नहीं कि ये ऊपर चला जाएगा, इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, तो इसका जो फ्रिक्शन वर्क करेगा इसके अपोजिट में, यानी इस ब्लॉक पे इसके अपोजिट में फ्रिक्शन वर्क करेगा, और इसका जो मेन टेंडेंसी होगा नीचे आने का। तो इसको हम FBD बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन पर बेसिकली डिपेंड करता है। तो हमेशा फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन तो पता है कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। कॉन्टैक्ट जैसे चाहे किसी ज़मीन पर रखा हुआ हो या एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है, तो हर बॉडी नॉर्मल रिएक्शन मारती है अपने ऊपर वाले बॉडी पे। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नॉर्मल रिएक्शन। जब ये हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा,
तो F इक्वल टू हो जाता है म्यू इंटू एन। ये म्यू क्या है? म्यू को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, यानी कि जिस सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ उसका रफनेस का जो डिग्री है वो क्या है। अगर हमारा म्यू ज़्यादा है तो समझो कि सरफेस ज़्यादा रफ है, उस पर उसको खिसकाने, उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बना F इक्वल टू म्यू एन। अब हमने क्या पढ़ा, ये तो फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, म्यू एन, चाहे हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो। लेकिन जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक के केस में होता है वो अलग होता है और काइनेटिक के केस में अलग होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको डिनोट करते हैं म्यू एस से, ये वैल्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू क्यू होता है, ये भी वैल्यू आपको गिवन होगा। बस इसमें पुट ऑफ करना है, हमको फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल काम करने का। अगर इतना समझ में आ गया हो तो सपोज अब मैं इस क्वेश्चन को एफबीडी के शक्ल में अगर ये ब्लॉक का मास अगर m है, अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, ये हमारा सरफेस f है और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, और मान लेते इस सरफेस के बीच में जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ऐसा मैं मान लेते, इसको पहले मिटा देता हूँ। मान लेते हैं कि इस सरफेस के बीच के जो हमारा जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। अगर ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो बताना है कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। माने कि ये बॉडी आगे बढ़ रहा है, F फोर्स को अप्लाई किया गया है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो हमको निकालना, A का वैल्यू हमको निकालना क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम ये ज़मीन पर रखा हुआ है, तो इसका जब हम FBD बनाएंगे तो एक फोर्स को तो इधर दिखाना पड़ेगा जो कैपिटल F है, और ये चूँकि हमारा सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके इस ब्लॉक के पीछे काम करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के मोशन को वो अपोज करेगा, तो इस तरफ काम करेगा। तो ये इसको मैं मान लूँगा F की वैल्यू क्या होता है, म्यू एन। और चूँकि ये बॉडी खिसक रहा है तो म्यू जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये होगा, तो म्यू के इंटू एन। जब इसका निकालेंगे, जब इसका इक्वेशन बनाएंगे तो F माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू जो होता है, जैसे इसका जो हमारा वेट काम करेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, क्योंकि बॉडी को ऊपर नीचे करना नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका वेट जो है इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको n की जगह पर क्या डालना है, mg, बस यहाँ पर इसको उठा के डाल दें, तो F माइनस म्यू के mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस म्यू के mg बाय m। यही हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरह का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता नहीं है। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर बॉडी नहीं खिसका है तो उस फोर्स के बराबर ही स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम थोड़े से फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा होगा, अगर नहीं करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा। तो जीरो से लेकर के अप्लाइड फोर्स तक उसका वैल्यू हो सकता है। अप्लाइड फोर्स का क्या मतलब होगा, अप्लाइड फोर्स का मतलब ये होता है कि जब तक वो बॉडी खिसके नहीं, जब खिसकने के कगार पर आ जाता है तो उस पर भी हम उस फोर्स का एक स्पेशल नाम देते हैं। उस फोर्स का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन आने के बाद बॉडी खिसक जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू मूव, उस बॉडी में मूव करने की टेंडेंसी आ जाती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि Fs, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन Fs दिखाता हूँ, इसका वैल्यू वेरी करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो से लेकर के,
जीरो से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू वेरी करता है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर सकता है। ये जो लिमिटिंग वैल्यू हमने यहाँ पर इसका जो रेंज दिखाया है, ये इसी रेंज में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। अभी मैं क्वेश्चन के जरिए में बताता हूँ कैसे ये आता है। जैसे कि हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे, और ये हमारा रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4 मान लेते हैं, और इसका जो मास है ये है हमारा 6 kg। इसका मास है हमारा 6 kg। तो अब हमें बताना है कि ये बॉडी पहले देखना कि भाई खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। तो खिसकेगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? बस लिमिटिंग वैल्यू भी बस यही होता है, FL = μ × n। जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4, इसके नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इतना ही तक मैक्सिमम काम कर सकता है स्टैटिक। उसके आगे, इस लिमिटिंग के आगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर जाता है। अगर कोई पूछेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कहाँ तक काम करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो काम करता है लिमिटिंग वैल्यू तक काम करता है। लिमिटिंग के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट कर जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो सबसे पहले हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बाद हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर लिमिटिंग का वैल्यू अप्लाइड फोर्स से छोटा हुआ तो ये बॉडी आगे खिसक जाएगा। अगर लिमिटिंग का वैल्यू अप्लाई फोर्स से बड़ा हो गया तो फिर ये वैल्यू आगे नहीं खिसकेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? μ × n। ये जो म्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके वेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका वेट कितना है भाई? 6 × 10, यानी जी का वैल्यू 10 होगा तो 60। तो 60 से कर देंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 24 न्यूटन। इसको जब 24 न्यूटन होगा इसका फ्रिक्शन का वैल्यू। तो इसके बीच में जो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, ये अपोजिशन जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो 24 न्यूटन स्टैटिक फोर्स लगने वाला है। लेकिन हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 8 न्यूटन। क्या ये बॉडी खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। तो हमने क्या पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि अब जो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो सिर्फ 8 न्यूटन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इस पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई अपोजिशन तो 8 न्यूटन से होगा। ये इतना न्यूटन थोड़ी ना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये 24 न्यूटन पीछे लगेगा तो बॉडी पीछे भागने लगेगी। ऐसा इमेजिन करके देखो, ऐसा तो होगा नहीं। जब इस पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, पीछे कैसे एक्ट करेगा? जमीन से वो खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा, नहीं खींच पाएगा। हम खींच रहे हैं, जो फिजिकल एडजस्टिंग फोर्स है वो इस तरफ है। तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है वो 8 न्यूटन के बराबर लगने वाला है। इसीलिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप की एडजस्टमेंट करता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के इसका मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि 24 न्यूटन तक रहेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर के इस केस में 24 न्यूटन तक एडजस्ट करेगा। और 24 न्यूटन जैसे ही उससे बड़ा, जैसे यहाँ पर हमने 25 न्यूटन का अप्लाई कर देता, 25 न्यूटन जैसे अप्लाई करता तो ये बॉडी मूव कर जाता। ये बॉडी क्या कर जाता? मूव कर जाता। अब मूव करता तो फिर जो एक्शन में आता जो फ्रिक्शन, उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के हेल्प से हम काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेते। उसका कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता काइनेटिक का। काइनेटिक अगर एक बार अप्लाई हो गया तो जो वैल्यू होता है वो होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में गौर करना पड़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर सकता है। जो रेंज दिखाया है 0 से लिमिटिंग वैल्यू तक, इसके आगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मेरा इंक्लाइन सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और ये हमारा सरफेस f। ये हमारा सरफेस क्या है? रफ है। जो इंक्लिनेशन सरफेस है वो रफ है। इसके बीच का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो मान लेते हैं म्यू है। क्या है? म्यू है। तो अब ये बताओ इस पे कितना एक्सेलरेशन आएगा। अगर माना कि ये फॉल कर रहा है, ये इस पर स्लाइड कर रहा है, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कितना आएगा?
हमने फ्रिक्शन लेस के केस में क्या पढ़ा था, क्योंकि जब फ्रिक्शन वर्क नहीं करता था तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा था। अब ये बॉडी अब इस ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि एक फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, तो जिसकी वजह से इसके एक्सेलरेशन में एक कमी आ जाएगी। वो कमी हमको दिखाना है, मतलब एक्सेलरेशन उसका वैल्यू फ्रिक्शन लगने के बाद एक्सेलरेशन को दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे और हर फोर्स को उस ब्लॉक पर लगने वाले हर फोर्स को दिखाएंगे। उसके बाद इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका मास वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि mg, ठीक है। और इंक्लाइन द सर्फ, इस mg को हम रिजॉल्व करेंगे दो डायरेक्शन में। एक तो इस तरफ रहेगा परपेंडिकुलर सरफेस, यानी कि नीचे की तरफ, एक रहेगा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये जो हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट टूटेगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। हाँ, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। क्या एक और फोर्स है क्या? बिल्कुल है वो फोर्स। ये तो फ्रिक्शन लेस का केस हो गया, लेकिन इस पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो हमें देखना है कि बॉडी की मूव करने की टेंडेंसी किधर है, तो इस तरफ है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो इस तरफ हमारे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अब बस इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन लिखे तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे? इसका इक्वेशन जो हम लिखने वाले हैं वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना m है, एक्सेलरेशन हमारा a है। और f का वैल्यू क्या होता है? f का वैल्यू क्या होता है? म्यू n, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो mg sin थीटा माइनस म्यू n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg sin थीटा म्यू, n का वैल्यू क्या होता है? जो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो चलो देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है और जो हमारा इसका एक कंपोनेंट इस तरफ है। तो इस बार जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर, देख लो, क्योंकि बॉडी इधर उधर तो मूव नहीं कर रहे, बॉडी को मूव एकदम कॉन्टैक्ट के साथ ऐसे आना है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। इस बार mg के बराबर नहीं होगा, इस बार mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस m कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू इस बार जो होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। यही है हमारा एक्सेलरेशन। जब हमारा इंक्लाइन सरफेस रफ होगा तो इस बार जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया g sin थीटा तो आया ही है, उसमें जो रिटार्डिंग फैक्टर है वो ये वाला है म्यू g cos थीटा, ये रिटार्डिंग फैक्टर है। इसकी वजह से एक्सेलरेशन में कमी आएगी। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा आ जाएगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो अगले हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। इस पर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स और ये सरफेस हमारा रफ है। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू मैं 0.4 लिखता हूँ और जो काइनेटिक जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो 0.3 है। अच्छा, ये स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है काइनेटिक। ये इस बात को भी याद रखना है, स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ काइनेटिक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस बात को याद रखना है। इसलिए मैं म्यू एस को जो दिखाया वो 0.4 और म्यू के है 0.3। तो इसमें जब हम फोर्स को दिखाएंगे तो फोर्स को हम किस तरह से दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो अप्लाई किया है वो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या ये बॉडी इस फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के साथ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम इस पर लगने वाला लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, जहाँ पर बॉडी की टेंडेंसी मूव करने की होती है, वो लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम कितना स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा वो हम पहले निकाल लेंगे, जिसको FL कहते हैं ना। तो FL इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। FL इक्वल टू होता है मास यानी कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका जो है ये 0.4 है। अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा इसका मास देना भूल गया था। मैं इसका मास को मान लेता हूँ, ये है 10 kg का ब्लॉक। 10 kg ने मैं 5 kg ले लेता हूँ, 5 kg, ये 5 kg का ब्लॉक है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा वो सीधे इसके वेट के
ये वेट अगर नीचे अगर एक्सर्ट करेगा फ्लूइड को जो फोर्स, तो फ्लूइड भी इस पर नॉर्मल डायरेक्शन मारेगा ऊपर की तरफ, तो दोनों आपस में क्या करेगा, इक्वल करेगा, बैलेंस कर देगा। तो ये इसका जो n होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास है 5 kg, एक्सेल ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 इंटू तो ये हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग वैल्यू जो आ रहा है फ्रिक्शन का वो 20 न्यूटन के बराबर आ रहा है। ये मैक्सिमम जो स्टैटिक काम करेगा 20 न्यूटन, लेकिन हम कितना लगा रहे हैं 50 न्यूटन। तो ऑब्वियसली ये वाला फोर्स इस फोर्स को ओवरकम करते हुए आगे तरफ खींच लेगा, मतलब कि ये ब्लॉक हमारा मोशन में आ जाएगा। अब मोशन में आएगा तो फिर ये फ्रिक्शन अब वर्क नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो भी फॉर्मूला उसको अप्लाई कर देंगे। तो अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन। तो इस बार जो म्यू के हमको इसको नहीं लेना है, हमको इसको, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर चुका है, तो ये हो जाएगा 0.3 और जो नॉर्मल रिएक्शन है वही है 50 के बराबर है, तो 50, तो ये जो होगा 15 न्यूटन। जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है 15 न्यूटन, ये वाला हमेशा वर्क करेगा जब तक ये मूव करता रहेगा, ये फ्रिक्शन इसको अपोज करता रहेगा 15 न्यूटन से। अगर अब पूछे कि भाई इसका एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा, किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, ये वाला फोर्स जो है ये इस तरफ लगेगा और ये वाला इसके अपोजिट में लगेगा, यानी इसका अगर हम एफबीडी बनाएं तो ये 50 न्यूटन आगे की तरफ लगेगा और इस पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अपोजिट में लगेगा, यानी कि 15 न्यूटन। अब भागेगा ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन से, तो इस पर जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो 50 माइनस 15 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 5a, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 5a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से ये आगे भागेगा। तो आई होप आज का बेसिक क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिल सके। लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं इस तरह से बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। मेन मोटो फिजिक्स का यही होता है कि आप फिजिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लायक बन जाओ। आपके साथ ये प्रॉब्लम दूसरे बच्चों की तरह ना रहे कि फिजिक्स की सारी थ्योरी में समझ में आती है, सारा फंडामेंटल्स भी क्लियर है, लेकिन मैं सवाल को नहीं बना पाता हूँ। तो सवाल बनाने का एक ही फंडा है कि आप कंसेप्ट को पहले क्लियर रखें और सवाल को खुद से ट्राई करें बनाने का, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपका ये डाउट क्लियर होगा। तो आई होप सो आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।